के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल में जिस सशस्त्र घुसपैठ की बात कर रहे थे, वही आगे चलकर भारत पाकिस्तान के बीच चौथी लड़ाई बनी। इसे ही कारगिल की लड़ाई कहा जाता है। आज से 15 साल पहले मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। भारत की सेना ने बहादुरी की जबरदस्त मिसाल पेश की। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटमी हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। दुनिया के सामने न्यूक्लियर युद्ध का खतरा था। इस लड़ाई के 1 साल पहले ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने एटमी बमों का टेस्ट किया था। कारगिल युद्ध के 15 साल बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या इस लड़ाई की वजह भारत का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था। शायद पाकिस्तान की तरफ से यह कैलकुलेशन रही होगी कि क्योंकि 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, सबको पता था कि दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, तो दुनिया के देश इस बात के लिए दबाव डालेंगे भारत के ऊपर कि ऐसी कोई हालात ना पैदा किए जाएंगे कि पाकिस्तान को मजबूर होकर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े। साल 1999 भारत पाक रिश्तों ने जितने उतार चढ़ाव देखे, वैसा भारत पाक के रिश्तों में कम ही देखने को मिला था। एटम बॉम्ब टेस्ट करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बड़ी पहल की। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर तक की बस यात्रा की। अमन चैन और दोस्ती को लेकर माहौल उम्मीदों से इस कदर भरा हो, इतिहास में ऐसा कम ही मौका आया है। अगले दिन यानी 21 फरवरी 1999 को दोनों मुल्कों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया और कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का फैसला सुनाया। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. I have underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue. नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी के अमन का हाथ गर्मजोशी से थामा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या लाहौर की गर्मजोशी में भारत भूल गया कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब और इस विध्वंसकारी बॉम्ब के इस्तेमाल का डर दिखाकर कश्मीर में कुछ कर गुजरने की योजना पाकिस्तान बना सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस बात को बताना चाहता था कि परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। विश्व इस परमाणु बम के इस्तेमाल पर थोड़ा सा सेंसिटिव रहती है और इस सेंसिटिविटी का, इस संवेदनशीलता का वह एक इस्तेमाल करना चाहता था। लाहौर डिक्लेरेशन से पहले पाकिस्तान की सेना
कारगिल में घुसपैठ कर चुकी थी। क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को यह बात मालूम थी? ये कुछ बड़े सवाल रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से दो बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा पाकिस्तान के बड़े पत्रकार और पंजाब प्रांत के केयरटेकर मुख्यमंत्री रहे नजम सेठी अपने टेलीविजन कार्यक्रम में कर चुके हैं। मियां साहब के साथ इन्होंने असली ब्रीफिंग उस वक्त की जबकि मई सर पे चढ़ चुका था। वहां तो जनरल अजीज गालबन, गलती हो सकती है मेरे से, इन्होंने फ्लैटरी की मियां साहब की कि ये हमने इंडियंस को सॉर्ट आउट कर लिया, बिल्कुल ठीक ठाक फिट है, हमने उनका एमुनेशन डंप डिस्ट्रॉय कर दिया कारगिल में, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सप्लाई लाइन उनकी तोड़ी हुई है, सब कुछ किया हुआ है, और अब इट्स ओनली अ मैटर, तो जरा देर नहीं इंडियंस जो हैं आपकी बार्गेनिंग पोजीशन वाजपेयी के साथ जबरदस्त हो जाएगी और आपका नाम जो है सुनहरे हरफों में फातेह कश्मीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद आपका नाम गूंजेगा इस मुल्क में। जाहिर है मेरा ख्याल मियां साहब खुश हो गए होंगे, लो जी बल्ले बल्ले उड़ लगे रहे। तो मियां साहब ने सीरियस ने कहा हाँ ठीक है कीप मी इन्फॉर्म्ड। ठीक, जब मियां साहब वापस पहुंचे तो वहां 3 लोग थे जिनको खटक हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, हमें पूरी बात नहीं बताई जा रही, मगर वो खुल के नहीं बोल पा रहे थे। वो सवाल उन्होंने पूछे मगर जवाब नहीं मिल रहे। जनरल इफ्तिखार चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मगर वापसी पे मेरी सोर्सेस चिड़िया के मुताबिक जनरल साहब ने नवाज शरीफ साहब को पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये हमारे लोग ही हैं? तो चिड़िया कहती है कि मियां साहब ने कहा है अच्छा नहीं होते मुजाहिदीन नहीं। तो नहीं सर साढ़े ने तो ऐसी तो 10 मील अंदर गए हैं, एलओसी क्रॉस करके 10 किलोमीटर अंदर लगे गए हैं, उत्थे जाके ऐसी करने पे हैं। तो ये इंटरनेशनल बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो तुसी तो ओके कर आए हो। मियां साहब ने कहा अच्छा कल गल करांगे। मियां साहब ने राती सोचा कि यार है की हो गया, ये तो गले पड़ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मियां साहब ने कहा एक और ब्रीफिंग होगी। मियां साहब ने कहा मैंने पूरी गल दसो। I think for the first time by the 18th 19th of May मियां साहब को अब खटक होगी कि ये तो कुछ और हो रहा है। जब तक भारत को पता चलता तब तक पाकिस्तान ने भारत के कम से कम 130 से 160 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अपना कब्जा जमा लिया था। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने भारत की उन चौकियों पर कब्जा किया था जिनको भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती है और गर्मियों में एक बार फिर से वापस वहां लौट जाती है। जानकारों के मुताबिक कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ का प्लान पाकिस्तानी सेना के 4 बड़े अधिकारियों ने बनाया था। उनमें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बाद में सैन्य तानाशाह भी बने पाकिस्तान के, साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और साथ ही वहां की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कमांडर ब्रिगेडियर जावेद हुसैन शामिल थे। कारगिल में कब्जा करना उनके पुराने प्लान का हिस्सा था। इसका जिक्र खुद पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने किया। Well, there were war games, and as part of the war games, different scenarios would be built, and there was such a war game scenario. There was such. It was presented to you. Well, I will put it in this way: there was. I want to be careful about what I say understand here. There was a war game scenario, and I put my foot down. I said, "No, this is wrong." This war game and all that you're talking about, did this predate General Musharraf? No, General Musharraf was the person who presented the war plan to me. Really? Yes. Ever since we lost parts of the Siachen area under General Zia, I think there was an attempt to do something that could retrieve for us what had been lost. बेनजीर भुट्टो के मुताबिक उन्होंने भारत पर हमले की स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इससे साफ था कि पाकिस्तान के जनरल इस तरह के हमले की प्लानिंग लंबे अरसे से कर रहे थे। 1999 के हमले को ऑपरेशन बद्र का नाम दिया गया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सबसे शांत इलाके लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का लक्ष्य था। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए पाकिस्तानियों ने 3 चरण में बद्र को बांधा। पहले चरण में द्रास, कारगिल और बटालिक की पहाड़ियों पर कब्जा करके लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काटने की योजना थी। पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि भारत अगर जंग को बढ़ाएगा तो कश्मीर विवाद का जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा।
साथ ही परमाणु युद्ध की आशंका से घबराकर अमेरिका और दूसरे देश सीज फायर करा देंगे। इसी नियत से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा को विवादास्पद बताना शुरू कर दिया। The line of control, while fully demarcated in the maps, is not delineated on the ground, at least in the hilly areas where the poles are 20-30 kilometers apart. So there is always some confusion about the actual line of control. ऑपरेशन बद्र का दूसरा मुकाम था सियाचिन पर भारत की पकड़ कमजोर करना। तीसरे और अंतिम चरण में पाकिस्तान लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश करता और इसी रणनीति के तहत कारगिल की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के जवान नेशनल हाईवे नंबर 1A जो कि श्रीनगर को लेह और कारगिल से जोड़ते हैं उस पर गोलियां बरसा रहे थे। उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते और उसके बाद भारत को एक कमज़ोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में उनके दो मुद्दे थे, एक जो मिलिट्री का एडवांटेज हासिल करना और दूसरा कश्मीर मुद्दे को दोबारा से इंटरनेशनलाइज करना। कारगिल में हमले की प्लानिंग करने वाले पाकिस्तानी जनरल्स के ख्वाब बड़े थे। कारगिल लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन रहे कैसर तुफैल ने अपनी किताब में 16 मई की एक मीटिंग का भी जिक्र किया। इस मीटिंग में पहली बार जनरल मुशर्रफ के राजदार लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने सेना के दूसरे अधिकारियों को प्लानिंग बताई थी। महमूद ने कहा था, अक्टूबर महीना आने दीजिए, हम लोग सियाचिन में ठंड और भूख से मरने वाले सैकड़ों भारतीय सैनिकों की लाशें इकट्ठा कर रहे होंगे। Musharraf, for instance, was a brigade commander in Siachen on the Pakistani side, and he had tried several attacks to take back those peaks, and he was never successful. So perhaps it played on his mind, and he then got an opportunity as chief to try and repay India for Siachen. कागजों पर ऑपरेशन बद्र की प्लानिंग बड़ी जबरदस्त लग रही थी, लेकिन पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी भारत के जवाब और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को परखने में भूल कर बैठे। लिहाजा पहले चरण में ही प्लानिंग की धज्जियां उड़ गई। शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है, शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है। लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है। लेकिन क्या भारत इसके लिए तैयार था? भारत और पाकिस्तान चौथी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इसका अंदाजा 19 मई तक भारतीय सेना को भी नहीं था और शायद इसीलिए तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इस पूरे इलाके को 2 दिन में खाली कराने का दावा किया। शुरुआत में हालांकि इस बात का पुख्ता तौर पर अंदाजा नहीं था कि आखिरकार घुसपैठ करने वाले कौन हैं, क्या वाकई वो आतंकवादी हैं। मई महीने के आखिरी में जाकर ही भारतीय सेना पुख्ता तौर पर यह कह पाई कि घुसपैठ करने वाले दरअसल पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। पाकिस्तान की तरफ से पूरी तैयारी थी, क्योंकि हम इस बात को पहले से पता नहीं चल पाए, इसलिए एक बार जब पाकिस्तानी एक मुश्किल जगह पे आके बैठ गए तो जरूरी बात है कि उसको हटाना उतना ही मुश्किल है। हालात बिगड़ रहे थे। उधर पाकिस्तान कहता रहा कि घुसपैठिए कश्मीरी उग्रवादी हैं, पाकिस्तान का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे नजदीक कारगिल पर मुजाहिदीन के कब्जे का बुनियादी मकसद आलमी राय-आमा को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जे करना था, जो कि एक मुद्दत से बेइतनाई का मुजाहरा कर रही थी। इस मकसद में वो पूरी तरह कामयाब हुए और उन्होंने हमारे इस मौकफ को भी अमली तौर पर साबित कर दिया कि मसला कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। आखिरकार 24 मई को यानी घुसपैठ के बारे में पता चलने के 21 दिन बाद CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
सर, कारगिल सेक्टर के बटालिक कक्सर, द्रास और मशकोह में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है और पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में परमानेंट कब्जे के इरादे से पहुंची है। जैसा कि पहले माना जा रहा था कि कब्जा आतंकवादियों ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुजाहिदीन कभी भी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठते हैं। यह काम पाकिस्तानी सेना का है। उनका मकसद इंडस नदी के साथ साथ वाले श्रीनगर लेह कारगिल हाईवे पर कब्जा करना है। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर काबिज है और मशीन गन, एयर डिफेंस वेपन्स और भारी हथियारों के साथ साथ आर्टिलरी की भी मदद उसे मिल रही है। सर, ये घुसपैठ हटाई नहीं गई तो 1972 वाली LOC बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम श्रीनगर लेह हाईवे पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सर, मैं चाहता हूं कि कारगिल में हमें अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही नेवी को भी अलर्ट कर देना चाहिए। अब सवाल था कि भारत पाकिस्तान से कारगिल वापस लेने के लिए किसी और जगह लाइन ऑफ कंट्रोल या सीमा रेखा क्रॉस करेगा। इस तरह के फैसले का मतलब था दो एटमी देशों के बीच खुली जंग। CCS चाहती है कि कारगिल में हुई घुसपैठ को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जनरल, उसके लिए आपकी सारी बातें CCS एक्सेप्ट करती है। लेकिन जनरल, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी सेना LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ना करे। विदेश मंत्री एकदम सही कह रहे हैं। CCS का भी यही मत है। पहले क्योंकि कैबिनेट को ये यकीन नहीं था कि हम लोग कि ये लोग जो घुसपैठिए हैं वो जिहादी हैं या पाकिस्तान आर्मी के हैं, तो वो लोग एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात ये भी थी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स थे दोनों देशों में और उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी सब देशों में। दे वर कॉलिंग अस रोग नेशन बिकॉज वी हैड कैरिड आउट दैट टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो लोग न्यूक्लियर की वजह से भी उनके मन में ये था कि हमको ये लड़ाई जो है एस्केलेट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमको शुरू से ही रिस्ट्रिक्शन दे दी कि ठीक है, आप इनको खदेड़िए, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना। जब वाजपेयी सरकार ने कारगिल से पाकिस्तान की फौज को निकालने का फैसला किया, तब वो बहुमत खो चुकी थी। देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन सरकार बड़े फैसले लेने के लिए विवश थी। सरकार ने हवाई ताकत के इस्तेमाल का भी फैसला किया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन भारतीय वायुसेना को किसी भी हाल में LOC पार करने की इजाजत नहीं थी। एक चीज कहते हैं ना, इनिशिएटिव इन वॉर, इसको कैप्चर करना पड़ता है। ये हमें कहा गया कि हम LOC क्रॉस नहीं करेंगे, तो इनिशिएटिव पास टू द एनिमी इमीडिएटली। उनको पता था कि उनके लिए कोई डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं है, हम जाएंगे नहीं, एंड दिस वाज अनाउंस्ड टू ऑल कंसर्न्ड। तो इसलिए उनको कोई डिफेंसिव प्रिपरेशंस नहीं थे, और हमें यह डर था कि पता नहीं वो कब ये एयर वॉर को एस्केलेट कर दें, एंड वी विल बी एट द रिसीविंग एंड एज अपोज टू आर गेटिंग देम ऑन द रिसीविंग एंड। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए, लेकिन शुरुआत में ही वायुसेना को तगड़े झटके लगे। 27 मई को MiG-27 विमान तकनीकी कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसकी मदद के लिए गया MiG-21 विमान पाकिस्तान ने एक मिसाइल के जरिए मार गिराया। MiG-27 विमान के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया, जबकि MiG-21 विमान के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तान ने बर्बरतापूर्व मार डाला। All of you here will share my sadness that on first report and preliminary inspection of the body, we find bullet wounds. Now the body is being taken for post-mortem, and when we have the full report of the post-mortem, we shall present it to you. शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को
भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर कर दिया, जबकि MiG-27, MiG-21 और मिराज 2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायुसेना में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ। Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया। भारत ने जल्दी ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए। Direct involvement of the Pakistani army in these intrusions have been proved beyond doubt. With the recovery of an official Pak army document, an identity card of a Pak soldier from the 4 Northern Light Infantry. भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलो लिंक पर कब्जा हुआ। कोई नाइट 12-13 को 2 राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलो लिंक के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और टोलो लिंक एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था देखो। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर जंग छेड़ ली थी। राजनयिक एक तरफ काम में लगे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन के जरिए कारगिल घर घर तक पहुंच रहा था। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. This part of the Batalik sector where I am sitting right now was actually with the Pakistani troops till just a short while back. In fact, even now they are continuing to shell this region looking for the forward posts which have been formed here. We heard a shell going off just a short while ago. Looking at the terrain behind me indicates just why the fight here has been so difficult. Climbing up these rocky faces would, at the best of times, have been very difficult. With somebody sitting up there shooting down the climb, it becomes almost impossible. Shells are right now landing behind me. You can see the smoke right there where a shell has just gone off. पूरा मुल्क देख रहा था कि किन हालात में भारतीय फौज लड़ाई कर रही थी। ये टेलीविजन युग की पहली लड़ाई थी। ऐसी एक लड़ाई और उसमें लड़ने वाले आज तक लोगों के जहन में है। ये कहानी है एक नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा की। In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Oi aaya," and which was passed to our CO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. ये फौजी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के हैं। हमारे ही चैनल से ये तब की बातचीत है जब ये अफसर द्रास के पॉइंट 5140 के एक अहम चौकी पर कब्जा करके लौटे थे। विक्रम को उनके दोस्त शेर शाह के नाम से बुलाते थे। दुश्मन की उन पर नजर थी। They were on the same frequency which were we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said to me, my code name was Sher Shah. "Oh Sher Shah, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time." And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? विक्रम और उनके साथियों का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। विक्रम और उनके साथियों ने फिर से चढ़ाई की।
जबरदस्त लड़ाई के बाद जीत मिली। पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहरा। Gentlemen, you are now standing on point 4875, which was captured by my battalion on the 7th of this month. लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा मौजूद नहीं थे। I owe this capture point 4875 to Captain Vikram Batra of my battalion, who laid his life here for the capture of this feature. कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। यह पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान में शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे कारगिल की लड़ाई कारगिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि लद्दाख से लेकर केरल तक और राजस्थान से लेकर नागालैंड, मणिपुर तक कारगिल पहुंच गया। पूरे देश को कारगिल से जोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान ने अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार कर दिया। भारतीय प्रतिक्रिया से परेशान पाकिस्तान ने एक नया शगुफा छोड़ा। न्यूक्लियर युद्ध का शगुफा। 31 मई 1999 को पाकिस्तान के विदेश सचिव शमशाद अहमद ने कहा कि अगर भारत युद्ध को बढ़ाता है तो पाकिस्तान अपने हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन इशारा किया कि वह परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। उसके पीछे सीधी मंशा यही थी कि भारत थोड़ा ठिठक जाए, भारत थोड़ा प्रभावित हो जाए और भारत की सेना जो आगे बढ़ते जा रही थी और उससे खाली कराते जा रही थी, जो हमारे क्षेत्र थे उनके कब्जे में आ गए थे, वहाँ पर वो रुक जाए और डर जाए। सेना में एक डर पैदा हो जाए, हमारे शासकों में एक डर पैदा हो जाए और सेना की जो नेतृत्व थी उसमें एक डर पैदा हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक, जिसे हम कहते हैं पोस्चरिंग, पाकिस्तान की तरफ से एक डेलिबरेटली ये कहा जाता है कि उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स को बताया नहीं जाता कि कैसी हालत में वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वो सिर्फ उसको एक धमकी के तौर पर रखना चाहते हैं। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की रणनीति थी। भारत ने इसे दरकिनार कर दिया। इसके बाद बातचीत का शगुफा छोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब 7 जून 1999 को देश भर को संबोधित करते हुए दिया। India is always open to talks, but the talks must have a definite, specific purpose. In the present instance, the subject is one and one alone: the intrusion and how Pakistan proposes to undo it. इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ। 11 जून 1999 विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई। टेप में आवाज पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की। मुशर्रफ चीन में थे और अजीज इस्लामाबाद में। उनसे बात तो नहीं हुई, कोई कल मुलाकात वगैरह हुई? कोई कल सर हुई शाम को, तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था पहले जहाँ हमने ब्रीफिंग की थी, और उधर ही हुई जमशेद के पास, नहीं मियां साहब के दफ्तर में। अच्छा उधर। पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया था कि मुजाहिदीन वहाँ पे गए हुए, इसका मतलब आतंकवादी वहाँ पे गए हुए हैं। लेकिन हमें तो हमारी जो सेनाएं वहाँ पे गई, जब मुठभेड़ हुई, उनके कुछ लोग मारे गए, कोई पकड़े गए, तो उस वक्त हमें तो ये पता था उस वक्त कि ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी वहाँ पर है। ज़्यादातर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के लोग थे, तो हमें मालूम था कि ये पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी जो है वहाँ पर बैठी हुई है। तो इस बात को साबित करना तो ज़रूरी था, दुनिया के सामने ले लाना ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो भी अभी तक जो भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। तो उनकी झूठ को साबित करने के लिए ये दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी था। 11 जून को टेप रिलीज किया गया
और 12 जून को सरताज अजीज दिल्ली पहुंचे। माहौल तल्ख था। बैठक बेनतीजा निकली। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इच्छा थी कुछ हासिल करने की, वो हासिल करना तो और रहा, ये पासा उनका उल्टा पड़ा है। नवाज शरीफ चीन से लौटने पर अमेरिकी मदद की कोशिश में लग गए। 1999 में ब्रूस रीडल अमेरिकी विदेश विभाग में महत्वपूर्ण अधिकारी थे। रीडल ने करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका की डिप्लोमेसी के बारे में एक पेपर लिखा था। रीडल के मुताबिक नवाज शरीफ जून के आखिरी हफ्ते से ही बिल क्लिंटन से मिलने का प्रस्ताव देने लगे थे। शरीफ ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की। इसके जवाब में क्लिंटन ने कहा कि पहले पाकिस्तान करगिल से निकले और लाहौर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। नवाज शरीफ से हुई बातचीत के बाद क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। There was a telephone call yesterday to the Prime Minister from President Clinton late last evening. The two leaders discussed the current situation created by the armed intrusion and aggression across the line of control. The Prime Minister conveyed India's well-known position, and President Clinton recognized the restraint exercised by India so far. करगिल में पाकिस्तान किसी भी तरह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के हुक्मरान हार का ठीकरा अपने सिर लेने से बचना चाहते थे। नवाज शरीफ ने 3 जून को दोबारा क्लिंटन को फोन किया। रीडल के मुताबिक शरीफ फोन पर हताश लग रहे थे और इस बार क्लिंटन से व्हाइट हाउस आकर अकेले में मुलाकात के लिए समय मांगने लगे। क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप अमेरिका तभी आए जब आप भारतीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। फिर भी नवाज शरीफ बिन बुलाए अमेरिका पहुंचे, वो भी सरकारी जहाज से नहीं बल्कि कमर्शियल जहाज से। अमेरिका इसी सोच में पड़ गया कि कहीं नवाज शरीफ करगिल की लड़ाई खत्म करने की बजाय पॉलिटिकल असाइलम शरण लेने तो नहीं आ गए। बिल क्लिंटन के मना करने के बावजूद नवाज शरीफ अमेरिका पहुंच गए, वो भी सरकारी विमान में नहीं बल्कि कमर्शियल प्लेन में। अमेरिका इस सोच में पड़ गया कि कहीं नवाज शरीफ कारगिल की लड़ाई खत्म करने की बजाय अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनीतिक शरण लेने तो नहीं आ गए हैं। नवाज शरीफ 4 जुलाई को अमेरिका पहुंच गए। मुलाकात की शुरुआत में ही क्लिंटन ने कुछ तस्वीरें नवाज शरीफ के सामने रख दी। तस्वीर पाकिस्तान के एटमी हथियारों की थी, जिससे वहां की फौज शरीफ को बताए बगैर इधर से उधर ले जा रही थी। तो इसमें साफ तौर पे वर्ल्ड ओपिनियन जो था, दुनिया की तरफ से ये बात साफ थी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से खुराफात हुई है और भारत जो भी कर रहा है, भारत ना सिर्फ भारत ने बहुत संयम बरता कि उस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया, बट सिर्फ अपने इलाके को खाली कराने के लिए युद्ध किया, जिसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उस हालात में दुनिया को भारत की छवि जो थी एक बहुत संयम वाले देश की, एक सोच समझ के कार्रवाई करने वाले देश की, और ऐसा देश के जो अपने हितों की रक्षा के लिए जो उसके जायज़ हक है सिर्फ उन्हीं के लिए कार्रवाई करेगा, ना कि दूसरे देश की किसी इलाके ऊपर नज़र रखेगा। और पाकिस्तान के ऊपर इसका उल्टा असर पड़ा। खुद जो उसने एक परमाणु बम चलाने की बात कहीं कहीं से संकेत दे दिया, उससे विश्व, उस समय का विश्व समुदाय पाकिस्तान के पक्ष में जाने के बजाय और भारत के खिलाफ जाने के बजाय उसने पाकिस्तान पर ही दबाव बनाया और पाकिस्तान की रणनीति कुछ चल नहीं पाई, बिगड़ गई। व्हाइट हाउस में मुलाकात लंबी चली। क्लिंटन ने साफ कहा कि पाकिस्तान या तो अपनी सेना को बिना शर्त वापस बुलाए या फिर युद्ध का सारा दोष अपने सिर पर लेने के लिए तैयार रहे। सोच विचार के लिए मुलाकात कुछ देर के लिए रोकी गई। इसी दौरान क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को बातचीत का ब्यौरा देने के लिए फोन किया। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी जमीन पर जब तक घुसपैठिए मौजूद हैं, युद्ध का अंत नहीं होगा। कुछ देर बाद क्लिंटन के साथ शरीफ की अकेले में मुलाकात हुई। तब भी ब्रूस रीडल को क्लिंटन ने कमरे में बिठाए रखा था। क्लिंटन को शक था कि इस मुलाकात के दौरान हुई बातों में शरीफ कुछ ऐसा ना जोड़ दें जो वहां हुई ही ना हो।
बिल क्लिंटन को शायद इस बात का डर था कि पाकिस्तान जाकर अपना सर बचाने के लिए नवाज शरीफ ये ना कह दें कि बिल क्लिंटन ने कश्मीर के मुद्दे पर उन्हें रियायत दी है, लिहाजा वहां पर रिडल भी मौजूद रहे और आखिरकार वही हुआ जो हिंदुस्तान चाहता था। कश्मीर के कारगिल से पाकिस्तान को वापस लौटना पड़ा। 2010 में जाकर पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि उसके 453 सैनिक मारे गए, जबकि नवाज शरीफ ने कहा था कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4000 सैनिक शहीद हुए। इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, यह सवाल आज भी पाकिस्तान में पूछा जा रहा है। भारत के लिए सवाल यह है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद भी जंग की नौबत क्यों आई। 130 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। घुसपैठ कितनी गहरी और खतरनाक है, और इसकी भनक भी तब लगी जब 100 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम ये सोच बैठे थे कि एटम बॉम्ब बना लेने के बाद कोई भी देश भारत पर हमला नहीं करेगा?